सभी दर्शकों को प्रेम और बहुत की तरफ से कह रहा हूँ नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, जैसे कि पिछले लगभग 11 महीने से एक ग्राउंड जीरो लेवल की रिपोर्ट आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। वो चाहे धार्मिक लेवल की है, क्राइम लेवल की है या और राजनीतिक लेवल की, सामाजिक लेवल की है। आज हम पहुँचे हैं गाँव मोहम्मदपुर अहिर में, और गाँव मोहम्मदपुर अहिर सोना तावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट सरपंच है, सिटिंग सरपंच है, जो वो है भाई मुकेश कुमार यादव, और भावी सरपंची की भी अभी तैयारी चल रही है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे भाई से कि 23 फरवरी को जो चार्ज, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ 1966 के बाद में, बिना आचार संहिता लगे, बिना इलेक्शन की डेट नॉमिनेट हुई है, बिना, और सरपंचों की पावर वापस ले ली है। जबकि यदि सरकार चाहे तो 1 साल तक का कार्यकाल बढ़ा दे सकती है। तो 23 फरवरी के बाद अभी 4-5 महीने में इनको क्या क्या दिक्कत आई है अपने काम के प्रति, या किसी बच्चों के कोई कागज वगैरह अटैच करने के लिए, या गांव में जो विकास कार्य है वो रुका हुआ हो, या दूसरा मैं ये कहूँ कोई वाटर सप्लाई की मोटर ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, पंचायत के अकाउंट को टच नहीं कर सकते। तो आज हम मुकेश भाई से जानना चाहेंगे कि इनको क्या क्या दिक्कतें आई। मुकेश भाई नमस्कार। सबसे पहले तो भाई मैं बीपी न्यूज़ चैनल पे आपका और सरपंच अंतराज जी का और कैप्टन ओमप्रकाश यादव जी का और आपकी पूरी ग्राम पंचायत का वेलकम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आप प्रथम बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपका बहुत मैं भी बीपी न्यूज़ चैनल का अपने कार्यालय में स्वागत करता हूँ। भाई, कैसी योजना रही आपकी? भारतीय जनता पार्टी का सेशन रहा हमारे हरियाणा के अंदर, और आप पार्टी के लिए कर्मठ आप कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, समाज सेवक में आपका परिवार हमेशा से रहा है। तो ये 5 साल जो आपके कार्यकाल है, कैसा बीता? देखो जी, इसका तो मैं जवाब सही तरीके से ना देके जनता कर देती वो बहुत अच्छा होता। मैंने अपने दिल और जान लगन से, पूरी मेहनत से इस गांव की, इस ब्लॉक की सभी निष्ठा के साथ सेवा की है। और मैं तो अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चुनाव का पब्लिक को मुझे आदेश होगा, उस टाइप का मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत अच्छी बात। और लड़ूंगा वो जिस टाइप का पब्लिक आदेश करेगा। राम राम गाँव बस्ती जो कहेगी वो चुनाव में लड़ूंगा। और बाकी रही काम की बात, काम मैंने जी तोड़ किया। जो हो सकता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी ने भी सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया पूरे काम में, लेकिन कुछ काम रह गए। और समय की एक बाउंडेशन थी, कुछ लगभग 1.5-2 साल से लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण कुछ काम रह गए। वो दिल में टीस आज भी मेरे है और हमेशा रहेगी कि मेरे रहते हुए ये काम रह गए, इन कामों को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। वो काम भी इस बार मालिक ने चाहा, अगर जनरल सीट रही तो हम अवश्य ही करें। जिस समाज को सबसे निम्न नजरों से देखा जाता था, उस समाज के 21 कर्मचारियों के पैरों को धोया मोदी साहब ने। पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। वो उस दिन कैसा महसूस हुआ? उस दिन सही मायने में ये महसूस हुआ कि एक नीचे का तबका आज उसको को सम्मान मिलने लग गया। बाबा साहब के कानून और जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, एक सपना देखा जी कि दबे कुचले लोगों के साथ भी समान व्यवहार, सही मायने में लोकतंत्र की वो जीत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना है, उसको पूर्ण रूप से लागू करना, अंतिम पंक्ति में जो साथी खड़ा है उसको मुख्य धारा में लाना। तो इससे एक सबसे बड़ा मैसेज तो ये गया है मुकेश भाई कि हम भारतीय हैं और हिंदू हैं, बस, नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। हम सारे भारतीय हैं, सब भाई हैं। अच्छा, एक गीता में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव जी आप कब अवतार लेते हो, तो श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। मोदी साहब को मैं तो एक अवतार मानता हूँ कि कोई ईश्वरी शक्ति है। निश्चित तौर पे है, निश्चित तौर पे, क्योंकि भगवान का इतने बड़े बड़े डिसीजन लेना। और JNK की वो पार्टियां ये कहती थी कि आप धारा 370 को हाथ लगा के देखिए, आपके हाथ नहीं रहेंगे।
आप इस देश में कत्लेआम हो जाएगा। उसके बाद एक पत्ते का भी आवाज नहीं आनी और एक खुलेआम ये बात होनी कि सभी शांति के साथ रह रहे और सारी दुनिया की पंचायत में इकट्ठा होकर वहाँ कुछ लोग भेजे। मैं उसको दुनिया की पंचायत नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ लोग भेजे और उन लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत शांति है। ये धारा हटने के बाद बहुत शांति, सभी लोग अपने स्वतंत्र अधिकार के साथ वहाँ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है? तो सर 23 फरवरी को आप लोगों का जो कार्यकाल था वो बंद कर दिया गया था। इन 4-5 महीनों में क्या दिक्कत है इसमें? देखो मेनली तो गांव में सबको जब तक इलेक्शन नहीं होता है ये पता होता है कि भाई मुकेश गांव का सरपंच है। यस। गांव का सरपंच होने के नाते हमारे पास पब्लिक तो आती है काम के लिए। जब हम वो काम नहीं कर पाते क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ लगाए गए क्योंकि वो पब्लिक में ग्राउंड में रहते नहीं। यस। और असलियत मायने में जो प्रॉब्लम होती है उनको फेस नहीं कर पाते। अब हम उस काम को कर नहीं सकते क्योंकि हमारी मजबूरियाँ होती है या करें तो अपनी जेब से करें और जेब से ना करें तो पब्लिक नाराज होती है। जिस चीज़ में ये सबसे मोटी दिक्कत आती है लोगों को नहीं पता। आपने सरपंच से उनका चार्ज ले लिया उसका काम अब नहीं बचा है जी। लोग तो ये समझते हैं सरपंच ये जानबूझ के कर नहीं रहा। बिल्कुल। हमारे सामने दोहरी समस्या है। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, हम पार्टी के वर्कर हैं। बिल्कुल। पार्टी की मदद भी करना चाहते हैं और लोगों का काम भी करना चाहते हैं। अब किस तरीके से कर पाए ये तो मेन समस्या ही है हमारे पास। अगर सरकार को चुनाव भी नहीं करवाने थे तो कार्यकाल हमें कोई ऐसा अधिकार दिया जाता है कि भाई आप प्रशासक हर प्रशासक गांव में रहेगा और वो जो सरपंच है उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार काम करेगा। अब प्रशासक को क्या लेना देना, उसने सरकार की ड्यूटी बजानी है, सरकार से तनख्वाह लेनी है। अब वो तो गाँव के भी नहीं देखता, उसने थोड़ी सी गाँव की वोट लेनी है। तो ये प्रॉब्लम तो सरकार को भी आगे भविष्य में आएगी और हमें तो आ ही रही, मैं तो आज ही आ रही। क्योंकि जैसे एक बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, पूरी साल पढ़ाई करता है जी। हमने 5 साल जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ लोगों के काम किए। अब एंड में हमारे पेपरों का टाइम आया जब हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो वो वाली बात हुई एग्जाम के टाइम जब कोई विद्यार्थी बीमार हो जाए तो वो तैयारी नहीं कर पाता। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। एक अभी दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक कमिट किया था, यदि हम शासन में आए सत्ता में आए तो हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो इससे मुकेश भाई क्या लगता है कि धरातल पर ये लागू होगा और यदि लागू होगा तो यूथ जो हमारा एक गलत दिशा पकड़ रहा है नशावर्ती की तरफ में या छेड़ा झपटी में या क्राइम की तरफ जो अग्रसर हो रहा है उस पर कुछ लगाम लगेगी? देखो निश्चित तौर पर लगाम तो लगेगी क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जब रोजगार मिल गया तो कमाई के पैसे होते हैं उसमें एक अलग खुशबू आती है। हर आदमी कमाना चाहता है बशर्ते उसको उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम मिले। अब किसी ने MBA कर रखा है वो बेचारा कस्सी उठाकर मजदूरी का काम उसको दिया जाए तो वो कैसे कर पाएगा? माँ बाप ने जिस हिसाब से उसके पीछे पैसे लगाए हैं, टाइम दिया है, पढ़ाया है, बशर्ते बात ये है कि उसको उसके अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। तो इससे मतलब क्राइम पे कई हद तक कंट्रोल भी होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्नति आएगी, विकास आएगा। क्योंकि सही मायने में विकास क्या होता है? सही मायने में अगर मेरे घर में उस घर के सामने से रोड बना दिया जाए, बिजली अच्छी दे दी जाए, पानी दे दिया जाए, मेरे कोई इनकम सोर्स नहीं है तो मेरे घर में तो बच्चे भूखे रहेंगे। जब मेरे घर में इनकम सोर्स होगा तब सही मायने में विकास होगा। विकास की सही आइडेंटिफिकेशन मैं तो ये मानता हूँ कि घर में कोई रोजगार का साधन। अच्छा एक सरपंच साहब मेरा अंतिम क्वेश्चन है क्योंकि लगभग 11 महीने से मेरी सभी सरपंचों से पार्षदों से चेयरमैन वगैरह मंत्रियों से एक ही मेरा ये सवाल रहता है। जब हम 1962 की बात करते हैं, 1971 की बात करते हैं या 99 की बात करते हैं, 65% शहादत यदुवंशियों ने दी है, चाहे वो पार्टी की हुई हो, चाहे वो इंडो चाइना की हुई हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हुई। एक 15-20 साल से एक वो चल रही है और वो एक फंडामेंटल राइट कहूँगा, वो हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें वो लेना है।
अहिर रेजिमेंट बनाने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जो जाट रेजिमेंट बन सकती, सिख रेजिमेंट बन सकती है, गोरखा रेजिमेंट बन सकती है, डोगरा रेजिमेंट बन सकती है। तो अहीरों ने तो आप आज देश की आज़ादी की बात नहीं है, देश की आज़ादी से बहुत साल पहले से हमेशा से आप बुक उठाइए, पुरानी रिसर्च पढ़िए और उसके बाद की रिसर्च पढ़िए। अहीरों ने सदैव बलिदान दिया है। ये बलिदानियों की कौम, राष्ट्रभक्त, ये राष्ट्रभक्त है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। हम तो निश्चित तौर पे हर मंच पे इस मांग को उठाएंगे और आज से पहले भी उठाइए और भविष्य में उठाते हैं। ये सही मायने में अहीरों को अगर अहीर रेजिमेंट दी जाती है तो सही मायने में उनको उनका हक मिलता है। और जितने हमारे बीच लोग शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। बिल्कुल श्रद्धांजलि। तो सरपंच साहब श्री हंसराज जी का और कैप्टन ओम प्रकाश जी का और भाई और सरपंच साहब आपका, आपकी पूरी ग्राम पंचायत 1952 में प्रथम बार हमारी स्वतंत्र संसद बनी। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री बने और बाबा साहेब अम्बेडकर को कानून विधि मंत्री बनाया गया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे हिंदू कोड बिल पास हो, और हिंदू कोड बिल क्या था कि महिलाओं को समानता का अधिकार। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को पास नहीं किया। उसके बाद में बाबा साहेब एक प्रस्ताव और पास कराना चाहते थे जो था 370, कि भारत में 370 ना लगे, देश में एक ही संविधान हो, एक ही फ्लैग हो, एक ही भारत रहेगा। कांग्रेस ने उसको भी पास नहीं किया तो बाबा साहेब ने अपना अपमान समझ के कानून पद से इस्तीफा दे दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4-5 वो ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और कांग्रेस को तो शायद ही होगी मेरे ख्याल से। धारा 370 जिस दिन हटी, महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया, मैं तो ये कहता हूँ कि जब महिलाओं को 50% आरक्षण अब की बार जो दिया है, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिली। दूसरी जो भारत माँ के शीश में जो कील गाड़ रखी थी, जो 370 जो लगा रखी, जिस दिन वो 370 हटी, सर उस दिन कैसा फील हुआ? देखिए, उस दिन हमें ऐसा फील हुआ कि सही मायने में जो चीज़ का कोई महत्व नहीं, देश का जम्मू एंड कश्मीर एक अभिन्न अंग है, था और है। ये अटूट बात है, ये कभी ऐसे नहीं कोई ख़त्म होने वाला। और जब तक हर हिंदुस्तानी ये मानता रहेगा उस दिन इस फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। हमने तो उस दिन भी लड्डू बांट के और सरकार का स्वागत किया था इस चीज़, और बाकायदा न्यूज़पेपर में भी आया। हम सभी सरपंचों ने मिलकर इसकी खुशी जाहिर की, और सभी दीपावली से भी ज़्यादा, दीपावली तो हर साल आता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कानून आया, धारा 370 खत्म कर दी। सच्चाई। तो हम उस चीज़ से हमारा झगड़ा ही मिट गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी सरकार की, मैं उनको बधाई के पात्र समझता हूँ। अच्छा, एक सरपंच साहब, कुछ एक चैनल से है जो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद आपको मालूम है उसके बारे में। जबकि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की यदि हम बात करें तो जाट राजा सूरजमल भगत का हो या फिर महाराणा प्रताप जी हो, इनके मुंडन ही सेनापति होते थे और भारत के लिए मुगलों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। मोदी साहब को मुस्लिमों का एंटी मानते हैं या बीजेपी को एंटी मानते हैं, लेकिन मोदी साहब ने वो ऐतिहासिक फैसला भी लिया, मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक मुख से 3 बार बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, उसकी बहन बेटी की जिंदगी खराब हो जाती थी, उस पर भी कानून नहीं बनाया। तो मुस्लिम बहनें तो बहुत ज़्यादा लाइक करती है मोदी साहब को, उस पर क्या कहना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जब देश में एक खंड कानून बढ़ेगा, एक ऐसा सिस्टम होगा कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक को वो अधिकार है जो एक दूसरे रिलेशन को जी रिलीजन की बात ना करके एक देश में समानता का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बौद्ध है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, सभी को इस देश में समानता से रहने का हक है। और सभी के लिए मैं तो ये कहूँगा एक ही कानून होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि देश में किसी टाइप का कोई झगड़ा ही ना। सच्चाई। अच्छा, एक